हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम्स हुआ 30 सितंबर को, यानी कल आपका पेपर कंप्लीट हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आंसर की इसका देखने वाले हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये हमारे पास जो सेट है वो सेट नंबर डी है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना आंसर की कहीं ना कहीं से मैच कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको एक अपने तरीके से जो आपका आंसर होना चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करें, राइट। और इस वीडियो में आपको अपना स्कोर भी बताऊंगा कि क्या मेरा स्कोर रहा। मैं भी एग्ज़ाम्स देने गया था, गोपालगंज मेरा सेंटर था। काफ़ी बच्चे वहाँ पे मुझे मिले भी थे जो कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी उनको अच्छा लगा कि हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल जो उनको प्रोवाइड कराएगी वो एग्ज़ाम्स हॉल के बाहर आए तो जो लोग हमसे मिले उनको एक चेहरे पर अलग खुशी थी। तो वो देख करके मुझे अच्छा लगा। स्टेशन वगैरह पर भी कई लोग हमसे मिले थे, सेल्फी वगैरह ली थी। तो ये सभी चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी जो कि पसंद आया होगा हमारे कंटेंट। तो बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको लास्ट में अपना स्कोर बताऊंगा कि क्या मेरा स्कोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा। हम लोग यहाँ पे सेट नंबर डी के बारे में बात करेंगे। तो अपना अगर आपके पास क्वेश्चंस है, यानी कोई भी आपका सेट है, तो आप देखिए और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखिए और बताइएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं, राइट। तो चलिए हम इसको छोटा ही रखते हैं ताकि आप इसको कर पाओ, वैसे अच्छा लगेगा छोटा में ही। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे एक कुषाण भी थे और चेरा भी थे। तो यहाँ पे मैंने तो कुषाण आंसर टिक किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए चेरा भी दिया रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। तो मैंने कुषाण यहाँ पे टिक किया था, तो ये मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो कौन था? तो यहाँ पे इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? देखिए, खलीफा की शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था और मुबारक खिलजी ने भी किया था। यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई पे जाएंगे, ई बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसको ध्यान रहेगा, ऑप्शन ई को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये आपका हो जाएगा बलबन। 1728 में इन्होंने विद्रोह किया था बंगाल में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम संघर्ष किया था औरंगजेब, जो कि 1686 में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में जो कि पराजित किया था। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न यहाँ पे क्या था, चलिए इसको मैं और छोटा थोड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कि सामाजिक सुधार जो कि विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। विलियम बेंटिंग, तो यहाँ पे सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया था। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था। तो ये पॉइंट आपका गलत है। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तीसरा सही है लेकिन चौथा भी आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ठगों के संगठित गिरोह का जो दमन किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कि कर्नल सलीबन के सहायता से। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मैं आंसर बता रहा हूँ ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि यही आपका 101% सही आंसर हुआ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि गलत हो, क्योंकि हमने अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पे लिया है और कहीं पे सोर्सेज कुछ और आंसर दे रहा है, कहीं सोर्सेज कुछ और आंसर दे रहा है। तो जब तक आयोग का आंसर नहीं आ जाता है तब तक आप यही मान के चलेगा कि अगर जिस क्वेश्चन से आपको डाउट हो तो उसको आप थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा, चलो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो आप इसको मान करके चलेंगे। मैंने भी ऐसा ही आंसर किया और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मेरा क्या स्कोर बन रहा है, और उसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो कि अलग रखे हैं। तो बस एंड तक बने रहिए। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो यहाँ पे नेपियर हो जाएगा। ज़्यादा समय ना लेंगे, जल्दी जल्दी हम आंसर पे टिक करते हैं। तो नेपियर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जहाँ पे मैंने गलती की है वो भी आपको बताऊंगा कहाँ पे गलती है। प्रथम जनगणना जो कि लॉर्ड मेयो के समय 1872, ये सही होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी मिली थी? तो 23 मार्च आपका 1931 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, प्रथम तो आपका ये था, दूसरे ये थे और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो के लिए प्रारंभ किया था, उषा मेहता, यहाँ पे ऑप्शन डी, उषा मेहता। मगध साम्राज्य में बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक जीवक, ऑप्शन बी, जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना था? इब्न बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी। उसके बाद अगला है कि बिहार के प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये मैंने क्वेश्चंस गलती टिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन ए। अब ये देखिए प्रश्न कहीं मिल नहीं रहा है, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पे आप मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, तो आप इसको आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था कब? तो 1936 में। उसका मैंने आंसर जो आपका चौरी विद्रोह था मैंने उसको 1832 कर दिया था, अब कुछ है नहीं तो मैंने बस मार दिया था 1832। चलिए इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट वन है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगीर में किया गया था, राजगीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या की? जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को पराजित किया, इस तरह से मतलब रामगुप्त को हत्या करके सत्ता स्थापित किया था, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्धन राजवंश की स्थापना? तो पुष्यभूति यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी पुष्यभूति। उसके बाद अगला है कि सरगासो सागर एक हिस्सा है। मैंने इस क्वेश्चन में इतना मिस्टेक किया यार, मैं क्या बताऊँ कि सरगासो मतलब कन्फ्यूजन हो गया था कि अटलांटिक तो पता था लेकिन उत्तरी या दक्षिणी में कन्फ्यूजन होकर मैंने मार दिया था दक्षिणी, लेकिन यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा उत्तरी। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक बिल्कुल सही होगा सरगासो। अगला प्रश्न कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी। उसके बाद है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो कम वर्षा होने का इसका कारण देखिए मैंने राइट आंसर सी किया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर कहीं हमारे सोर्स में देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, सी या फिर डी। ठीक है, मैंने तो सी मारा, तो आप इसको देख लीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें देखिए तीनों कथन सही था। ठीक है, बाघ परियोजना 93 में और 2022 का जो जैव विविधता दिवस है उसका थीम ये था संरक्षण बाघ के लिए, तो तीनों के तीनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उसके बाद अगला है कि करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा मिट्टी केसर के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भारत का जो राज्य थोरियम उत्पादन के लिए, तो ये आपका केरल है, थोरियम, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है कि अखबारी कागज़ ने उद्योग किस स्थान पर है? तो ये आपका नेपानगर हो जाएगा, ऑप्शन बी नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला जो खानता कहाँ खोदी गई थी? तो ये आपका रानीगंज, ऑप्शन ए रानीगंज। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? पहले देखिए गोंड हुआ करता था लेकिन अब भील है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भील। ध्यान रखिएगा भील बिल्कुल सही होगा, जिन लोगों ने गोंड किया वो आपका गलत होगा, भील होगा। बिहार का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के शोक कोसी को जानते हैं, ऑप्शन बी कोसी हो गया। उसके बाद बिहार के किस जिले में जो कि तिलहान जो कुंड जलप्रपात है ये आपका कैमूर में पड़ता है, कैमूर में। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी जो एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो ये आपका कांवरताल, बेगूसराय में जो है कांवरताल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी मेरा प्रश्न गलती हो गया था। अगला है कि बिहार में किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार? इस पे तो इतनी बार चर्चा हुई है कि क्या बताएं, जमुई। ठीक है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? सिल्क सिटी भागलपुर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर? तो 51.5%, ऑप्शन सी 51.5%। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? आकाशीय पिंड जो आपका है वो आपका सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य यहाँ पे करेक्ट है, सी। पृथ्वी की आंतरिक जो परत होती है नीफ है, नाम से ही क्लियर होगा, निकेल और फेरस, यानी सी बिल्कुल सही है, निकेल और फेरस। भौगोलिक अपर्दन चक्र संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो ये क्वेश्चंस मैंने मतलब ध्यान नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने बी कर दिया था, तो यहाँ पे फिलहाल ए होगा राइट आंसर, WM डेविस। ठीक है, WM डेविस। अगला है कि गरजने वाली चालीसा कुद्र जो कि 50 चीखने वाली साठा, ये जो किस गोलार्ध में? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, तो ये सभी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो लुसेंट में भी आपको मिल जाएगा। अगला है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन डी 3 सत्र होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शीतलवाद यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर इसका फिलहाल मुझे नहीं पता है, तो आप इसका हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन हम नहीं देखते हैं कौन सा होगा, आयोग के ऊपर क्या होगा राइट आंसर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती व्यवस्था यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 3 राज्यों में नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया था। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय है एक, देखिए सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग जानते हैं कि मानव अधिकारों का संरक्षक भी करता है, जैसे हम जानते हैं कि अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपका आर्टिकल 32 के तहत
मानवाधिकारों के संरक्षक, और इस तरह से जानते हैं एक संघीय न्यायालय भी है। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ई हो जाना चाहिए, ऑप्शन ई। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका डी ही दे रहा है। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ई होना चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए। मैंने तो ऑप्शन ई पे टिक किया क्योंकि मैंने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सही आंसर होगा, आप लोग भी बताइएगा। चलो उसके बाद है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पर गठित करती है वित्त आयोग का। ठीक है, वित्त आयोग का गठन करता है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है, पूंजी निर्माण का होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, और ये आपका आर्थिक विकास। तो यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, ई होगा करेक्ट। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं, तो 788 हो यहाँ पे, ऑप्शन ए 788। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुना जा सकता है, तो ये कितनी बार भी चुने जा सकते हैं, इसलिए सी हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन, जो कि इसके बारे में फ़िलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या होगा राइट आंसर, तो आप इसका देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन बजट 2022-23 का प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन ई को टिक करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है, तो टैक्स जीडीपी अनुपात है 11.7%, 11.7%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था, तो ये आपका 1.7%। अंदाज में नहीं टिक कर दिया था लेकिन सही हो गया, 1.7%। अगला है कि चतुर्थ अग्रगामी अनुमान के अनुसार 2021 में भारत में गेहूं के कुल उत्पादन कितना, तो ये आपका 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम जो कार्यक्रम है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी सीमा पर सीमांत गांवों के विकास के लिए, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला है तो ये आपका बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमें गलत बताना है, दूसरे क्षेत्र में कितना है 4.8 की वृद्धि, और तृतीय क्षेत्र में 8.5 की वृद्धि। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में 2.8, ये आपका गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, ये आपका गलत है। उसके बाद अगला है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या है, तो सबसे देखिए सही क्रम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, नालंदा, मुंगेर और यहाँ पे पटना, यानी सही आंसर है जो ऑप्शन डी, नालंदा, मुंगेर और पटना, नालंदा, मुंगेर और पटना। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की जीडीपी का कितना है, तो ये सब डाटा आपको ऑलरेडी बताया गया था, तो 3.47। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय योजना के बारे में आपको इतनी बार बताया था कि आप खुद से सोचिएगा कि क्या यार एकदम डिट्टो क्वेश्चंस लड़ गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। प्रति व्यक्ति आय में हमने बात किया था कि सबसे ज़्यादा पटना का होता है, सबसे कम शिवहर का। तो लास्ट में देखिए कि शिवहर कहाँ पे है, तो लास्ट में शिवहर यहाँ पे, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, शिवहर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, हाँ नेक्स्ट वन आपका ये है, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए क्या कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हम सही देखेंगे ऑप्शन सी, भारत का 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रही थी, ये थोड़ा सा गलत है। उसके बाद अगला क्या है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है, यही सब 2-4 क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपका ये पेपर को बनाता है मॉडरेट टाइप का, मतलब ठीक ठाक था, मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिक लगाकर सॉल्व करना, या फिर आप कहीं से पढ़े हैं तो ये आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये आपका सूक्ष्म है, ऑप्शन डी। अगला सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, तो इस वल्लभ भाई पटेल, ये सभी क्वेश्चन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 167 आपका 67 का हो जाएगा, किसमें रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें नहीं थे। गांधी अरविंद समझौता 1931 हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें पूर्ण स्वाधीनता की जो प्रस्ताव रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 का लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आगे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नाम क्या रखा था, तो स्वराज द्वीप यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है कि पुलिस चौकी में आग लगने के कारण चौरी चौरा को, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंध रखता है, यानी सी हो जाएगा। खुदराम बोस किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, मुजफ्फरपुर, ये ऑप्शन बी है।
आज़ाद दस्ता का, जो कि यहाँ पे हमने इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार में देखा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में ये आज़ाद दस्ता था। उसके बाद है 1946 में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था। तो लास्ट में जो मैं आपको टॉपिक रिविजन्स के लिए दिया था 6 टॉपिक्स इन 1 वीडियो, उसमें से आपका ये डायरेक्ट था, जो कि जगजीवन राम। ठीक है। उसके बाद अगला है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। तो ये दीपावली होगा आपका, ऑप्शन सी। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति चुने गए थे। तो आपको पता है कि देखिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर को जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद 2 दिन के बाद हो गया था दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर पहला, उसके बाद 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है नेक्स्ट वन है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ग्वालियर में हो गई थी, ऑप्शन बी, ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ध्यान दीजिएगा, सरदार उधम सिंह। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने मिस्टेक किया, मैंने भी खुद गलती कर दिया यार, जनरल डायर मैंने टिक कर दिया था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा, राइट आंसर टिक कर दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि ओ डायर या फिर जनरल डायर। तो देखिए जनरल डायर जो थे इनकी मृत्यु 1927 में हो गई थी मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण, लेकिन उधम सिंह ने गोली मारी थी किसे, माइकल ओ डायर को 1940 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1940 को। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1940 के ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है क्या कि मैथ्स के सवाल थे, तो मैथ्स के सवाल आपने सभी को सॉल्व कर ही लिया होगा। तो पहला का आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। मैथ्स के सवाल में कुछ दम नहीं था, ये टॉपिक भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये सभी आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैथ्स के सवाल अगर आप कहेंगे तो अलग से हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको। फिलहाल देखिए इसका सही आंसर आपका 30 दिन हो जाता है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वन है जैसे कि 55 विद्यार्थियों के कक्षा में, तो ये आपका 5 होगा, 5 बिल्कुल सही आंसर है, 5। उसके बाद अगला है कि इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है कितना, हाँ ठीक है, 3600 और 900 आपका जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42, ठीक है 1600, सॉरी 3600 और ये आपका हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगला है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है। तो 7 संख्या है। वैसे देखिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने का जो तरीका होता है ये दोनों के बीच बताना है। तो 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60, ठीक है 60। तो 60 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आगे नहीं बढ़ना है। 60 एकम 60, ठीक है 60 एकम 60, 60 दूनी 120 होगा, तो आगे नहीं जाना है, आप पहले रहिए 100 से पहले। तो 1 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 छक्के 48, ठीक है 8 छक्के 48 यानी 480। अब क्या करना है कि 8 में से 1 घटा लीजिए, 7, ठीक है 7। या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, 60 से कटाना है 100 से लेकर के 500 के बीच हमें देखना है। तो यानी पहली संख्या 120 होगी। तो अब आपका 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 12 18 इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो 480 तक जाएंगे। तो ये टोटल अब जाएंगे तो कहाँ तक, 7 संख्याएं बनेंगी। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका है। बाकी तो आपको मैथ्स वाले जो कि हमारा पढ़ाया गया चैप्टर वाइज उसमें तो सब चीज़ बता ही गया। फिलहाल बढ़ते हैं अगले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने गेस किया होगा, ऑप्शन हमारा 28 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसमें जो था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 प्रति दर्जन, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि आपका 52 सेंटीमीटर, ये भी एक करेक्ट आंसर है 52 सेंटीमीटर। उसके बाद मैथ्स के सवाल में कुछ भी दम नहीं था, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 12 सेकेंड हो गया। अब है साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस में देखिए क्या, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस हो, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय जो कि समचुंबकन सिद्धांत निम्न में से किस पर प्रदर्शित करता है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, हमने इसमें राइट आंसर तो गेस किया दिया था ई, लेकिन कहीं कहीं हमें सोर्सेस में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं कोई निकल बता रहा है, कोई कहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम बता रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं कहूँगा क्या है। तो अनुचुंबक के अकॉर्डिंग जो आता है आप उसके अकॉर्डिंग निकल यहाँ पे फिर देख सकते हैं, सिर्फ डी होना चाहिए, लेकिन मैंने तो ई कर दिया है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या होगा। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकता हूँ। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अगर होना चाहिए तो निकल ही होना चाहिए, क्योंकि लोहा तो वैसे आपका अनुचुंबकीय नहीं है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है अगला कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो मूलकण आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मूलकण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अनुसार धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रगलन कहते हैं, ठीक है प्रगलन, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रगलन। और उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक है। तो पीतल के घटक तांबा और जिंक, इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, अनबुझा चूना। इस क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया यार, ध्यान नहीं देने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए सी होना चाहिए, क्योंकि क्विक लाइम क्वेश्चंस है, क्विक लाइम आपका सी होता है, जबकि लाइम वाटर होता है आपका CaOH के उल्ट वाइज, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CaO। उसके बाद अगला है कि जंग लगे लोहे का वजन
परिवर्तन। तो जंग लगता है तो पहले उसका वजन बढ़ता है, बाद में उसको धीरे धीरे खोखला करने लगता है तो घटता है, यानी बी होगा करेक्ट। श्वेत धातु के नाम से, श्वेत धातु आपका प्लैटिनम हो जाएगा, ऑप्शन बी प्लैटिनम। उसके बाद उत्कृष्ट धातुएं की अगर हम बात करें तो उत्कृष्ट धातुएं की देखिए प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप में पाई जाती है। यूरेनियम तांबा ये नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट। और यहाँ पे एक और ऑप्शन था, ये भी देखना था कि पीतल भी उत्कृष्ट है, तो ये भी नहीं है, पीतल उत्कृष्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट होगा केवल एक, केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक घटता है, ये सही है। उसके बाद दूसरा भी मिथाइल एल्कोहल डालने से क्वथनांक घट जाता है। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उसके बाद है कि बायोगैस का मुख्य अवयव जो कि प्रमुख कौन सा है, तो मीथेन होता है, मीथेन, बायोगैस का मीथेन। नेक्स्ट क्या है, किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल दिखाई देता है, तो स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, चमकदार लाल जो होता है स्ट्रॉन्सियम। लवणता युक्त वातावरण जो प्रेमी पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स, यानी फिर लवणोद्भिद कहा जाता है। देखिए लवण मृदोविद, इस तरह से कहते हैं कि आप हेलोफाइट भी कह सकते हैं। अगला है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता, तो ये आपका पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट वन है कि परागण की सुपरिभाषा कौन सा है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे। परागकण का परागकेसर से कलम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन डी। उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि पौधा अपना भोजन मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं, मृदा से। उसके बाद अगला है कि पाइन, फर, स्फुर, सेडार इस तक जो है वो अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं, अनावृत बीजी के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, सही जोड़ा सुमेलित है, तो यहाँ पे आपका मलेरिया जो वो क्लोरोक्विन इसके अंतर्गत आता है, तो इसकी एक मेडिसिन है, तो इस तरह से कह सकते हो ऑप्शन सी। बाकी में कोई मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट वन है कि लाल रक्त जो कर्णिका विहीन जंतु कौन सा है, तो आरबीसी नहीं होता है, केचुआ, ऑप्शन ए केचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन है कि अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं, अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, अधिकतम एंजाइम प्रोटीन होते हैं। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो पहली बार टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, तो याद रखेंगे एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वो क्या है, अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रण का सिद्धांत है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो सबसे न्यूनतम आपका जो कि ठोस में होता है, यहाँ पे कांच देख सकते हैं, कांच में सबसे कम। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि नहीं है यहाँ पे गति, गति एक अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अगला है कि यदि धरती की घूमने की गति, घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना होगा, घट जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। उसके बाद अगला है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने, लेकिन गति का नियम जो गया था वो न्यूटन ने दिया था। तो काफ़ी लोगों ने इसका न्यूटन भी टिक कर दिया, तो लेकिन ध्यान रखिएगा पहले इसका जो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन डी। उसके बाद किस नियम के अनुसार कह सकते हैं तापमान और तापदाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है समान होती है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो का नियम होगा, एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन सी। उसके बाद अपेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन बी सीबेक प्रभाव। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है कि T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो विराट कोहली यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी विराट कोहली। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 में पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए जो कि अभियान चलाया गया था, इसका नाम क्या था, हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री क्या है, एकनाथ शिंदे। उसके बाद अगला है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ये प्रश्न में मेरे से गलती हो गया, ऑप्शन डी उत्तराखंड, जबकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन था यार। ऐसे क्वेश्चन जब गलती होते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 1 और 2। ठीक है, राजस्थान और ये आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही था, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उसके बाद अगला है कि किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मोस्पी है आपका, ऑप्शन बी। खबरों में नज़र आने वाला जो कि ये इनका नाम है, देखिए खिलाड़ी के नाम है, तो ये किससे संबंध रखती हैं, तो ये शूटिंग से संबंध रखते हैं, निशानेबाजी से। उसके बाद अगला है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का जो कि प्रभार किसे दिया गया, तो स्मृति ईरानी को दिया गया, स्मृति ईरानी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के 15वें जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, तो यूपीए के उम्मीदवार थे आपका ये जो कि यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट वन है कि अपने उपन्यास जो कि यहाँ पे कह सकते हैं रेत समाधि, ठीक है, तो हाल ही में इनको मिला था, इनका नाम है गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला।
ये क्वेश्चन हमने देखा था स्पीडी वाले करंट में। उसके बाद है बिहार से किसे 2022 के दादा फाल्के पुरस्कार टेलीविजन पुरस्कार से चुना गया, तो दीप श्रेष्ठ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का दर क्या है, तो 15.3। बिहार के जब क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे ना तो लग रहा था यार कि एक दो क्वेश्चंस और मिल जाता, एक दो क्वेश्चंस बिहार के और आ जाते, इस तरह से मतलब बिहार हमने अच्छी तरीके से कवर किया था। बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए कौन, तो मनोज तिवारी यहाँ पे करेक्ट होगा, मनोज तिवारी। पहले पंकज त्रिपाठी थे लेकिन बाद में इनको मनोज तिवारी को कर दिया गया था। सीता माता की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी सीतामढ़ी, ये भी हमने प्रश्न देखा भी था। और इसमें देखिए आप सभी को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट वन है क्या कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार, ये शराबबंदी के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन प्रहार सी होगा। उसके बाद बिहार की ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन डी हुआ स्वर्ण पदक। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड जो कि रिंगिंग स्टेशन खोला जाएगा, तो ये आपका भागलपुर करेक्ट है। गिद्ध संरक्षण योजना, ये प्रश्न में मेरे से गलती हो गई है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। सुनंदनी कार्यक्रम भी आपको बताया गया था, सुनंदनी कार्यक्रम किससे था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए चलाया गया था। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताएं। चलिए उसके बाद आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत में प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया। देखिए इस हर जगह हम यहाँ पे राइट आंसर देख रहे हैं हिंदी, लेकिन मैंने तो गलती किया था, आप लोग देख लीजिएगा हिंदी इसका राइट आंसर मिल रहा है और फिलहाल करेक्ट आंसर हम भी सी मानेंगे, तो सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो अब्दुल्ला साहिद। उसके बाद अगला है नेक्स्ट वन है कि भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से जो भारतीयों को लाने के लिए चलाया जा रहा था वो ऑपरेशन गंगा, जबकि अफगानिस्तान से देवी शक्ति था। सक्तेंग जो वन्यजीव अभयारण्य है, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कब, सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य मैंने आपको कराया था कब, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था जब बिहार एसआई का मैं प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। जैसे मुझे दिखा सक्तेंग तो अचानक ध्यान आया करिए ये तो मैंने भूटान पढ़ा हुआ है, तो भूटान यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्या है कि 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी, देखिए एक्चुअली बात ये है कि जून तक तो प्रस्तावित था कि ये जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन अभी सितंबर में करीब 13 से 14 सितंबर को ही ऐसे घोषणा हुआ कि ये दिल्ली में होने वाला है। अब पेपर कब बना है ये हमें नहीं पता है, तो आप इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका राइट आंसर दिल्ली होगा या फिर जम्मू कश्मीर होगा। अगर वैसे माना जाता है कि पेपर तो इतना जल्दी मतलब इतना पहले भी नहीं छपता, इतना जल्दी भी नहीं छपता है, तो अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि यार राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस तो दोनों दिख रहा है। तो प्रस्तावित पहले था, हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे थे जम्मू कश्मीर, और अचानक लास्ट टाइम पे इसको चेंज करके दिल्ली कर दिया गया। तो अब क्या आयोग इसका आंसर लेता है, हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आप मान के चलेगा इसका आंसर जहाँ तक 80% चांस है कि जम्मू कश्मीर ही होना चाहिए, क्योंकि पहले पेपर बन जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर होना चाहिए। मैंने भी जम्मू कश्मीर मारा है, लेकिन मैं इसको गलत के ही काउंट करके चलूँगा कि चलो जो भी है इसको गलत ही मान लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए इसके संबंध में तीनों के तीनों कथन सही है, तो सी को टिक करेंगे 1 2 3। उसके बाद क्या, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ये आपका इजराइल हो जाएगा, इजराइल। और लास्ट क्वेश्चन की आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया, तो रसिया यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 150 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कशन किया। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 150 क्वेश्चन हमने देखा, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने करीब 5 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सही तरीके से नहीं बताया कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हमें भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और आपका जो भी स्कोर बन रहा है, मान लीजिए आपने 150 में से 145 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप भी 5 में डाउट होंगे तो उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका स्कोर मान लीजिए कि 115 सही हो रहा है, 120 सही हो रहा है, तो आप इसमें से भी, क्योंकि अभी जो भी हमने आंसर देखा है कहीं ना कहीं सोर्सेस से, उसका आंसर और आयोग के आंसर से थोड़ा बहुत अलग होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जितने भी आप स्कोर कर रहे हैं उसमें से आप 3 से लेकर के 5 क्वेश्चंस आप अपने से हटा देंगे कि मेरा इतना सही नहीं है, इतना आप निगेटिव में ही लेके चलिए कि ये गलत होगा। अगर सही होता है तो अच्छी बात है, गलत होता है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे कि हमें कोशिश ये करना है कि आपका जो स्कोर बने वो आप 108 प्लस बने, ठीक है। 108 प्लस कोशिश करिए, यही करना है कि 108 प्लस बने, तभी हम एक सेफ़ स्कोर मान के चलेंगे। चलो सेफ़ स्कोर है। कट ऑफ पे अभी फ़िलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, कट ऑफ की वीडियो हम एक और अलग वीडियो में ला देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेरा स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
लगभग मेरा अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो मेरा 119 सही हो रहा है, ठीक है 119 सही हो रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं डाउट में है तो उसको मैंने छोड़ दिया। जो सही सटीक सही हो रहा है वो 119 सही हो रहा है। उसके बाद अगर ऑफिशियली आंसर की आएगा तो उसमें मैं मान के चलता हूँ अप्रॉक्स की 3 से 4 क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, तो यही कि 113 से लेकर 116 के बीच सही होगा। बस यही हम मानते हैं कि 113 के 116 के बीच सही होगा। अगर जो क्वेश्चंस डाउट में है वो अगर सही हो जाते हैं, जो टिक लगाया गया अगर हो सकता है कि वो सही हो या फिर वो सही हो तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा जो स्कोर बन रहा है वो 113 हम सेफ मान के चलते हैं कि 113 है। 113 में तो यार फ्री हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और रही बात ये पीडीएफ, तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, वो भी अपना आंसर मैच कर लें। वैसे तो सभी लोगों ने मैच कर लिया, कहीं शेयर करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।